सुबह के 8:36 का वक्त हुआ चाहता है। 6 जनवरी सन 2025 हफ्ते का पहला दिन। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। आप सबका खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए। हालात वाक़ात जो सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ना हो, बल्कि हालात वाक़ात जिनका ताल्लुक मुल्की सियासत से भी हो, हालात वाक़ात जो आलमी सतह पर भी चल रहे हो। कोशिश की जाती है कि तबसरा भी उस पर किया जाए, तज्जिया भी लिया जाए और साथ साथ आपको अपडेट भी किया जाए कि हुकूमती इदारे, एजेंसियाँ या फिर हुकूमत किस तरीके से काम करने जा रही है और क्या कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आप हमारे साथ देंगे जी टीवी पर, क्योंकि 10 बजे तक इस मॉर्निंग शो का हम रहेंगे आपके साथ इस मॉर्निंग शो के ज़रिए से। और तकरीबन 9:50 का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप कॉल करेंगे और आपकी आवाज़ को, आपकी जो आरा है वो हुकूमती इदारों तक पहुँचाने का एक सुनहरी मौका कि घर बैठे आप अपने मसाइल और मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, जिसका बराह रास्त असर हम देख रहे हैं कि इदारे मुतहरिक भी है, फ़ाल भी है और कहीं ना कहीं उन मसाइल का हल भी निकल रहा है। ज़रूर कुछ ऐसे मसाइल हैं जो लगातार चल रहे हैं और अभी तक उनका हल निकलना बाकी है, लेकिन अगर 10% भी काम इस प्रोग्राम के ज़रिए से हो पाता है तो हम समझते हैं कि ये एक बेहतरी की और एक कदम है। और यही दिन हम कोशिश करते हैं कि हर दिन जब 5 से 6 कॉल्स को हम लेते हैं तो अगर 1-2 लोगों का मसला हल भी हो तो कहीं ना कहीं ये एक ठीक सिमत में हम चल रहे हैं और इसके लिए इदारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तज्जिया तबसरा चलता रहता है, लाइव नशरियात भी चलती है और यहाँ पर आकर आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। इनबॉक्स में आकर, मैसेज में आकर, जहाँ पर आप अपनी बात या हालात वाक़ात से अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तहरीर करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर कीजिएगा। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और देखते हैं क्या हिस्ट्री में जो अहम तरीन वाक़ात हो चुके हैं उनमें कौन से ऐसे वाक़ात होते हैं जो आपके सामने रखते हैं। आज भी इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। 6 तारीख को क्या कुछ हो चुका है जनवरी की महीने के अंदर, उनमें चंद अहम वाक़ात आपके सामने स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, जिसके फ़ौरन बाद खबरों का पिटारा खुलेगा एक के बाद एक। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। मुख्तलिफ इलाकों से आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में। उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर हैं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। तो इब्तिदा प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ फॉर्मेट के मुताबिक होती है। इतिहास के पन्नों में 6 जनवरी 2025 की अहमियत क्या है। इतिहास में आज के दिन कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वो ज़रा सबसे पहले आपके सामने रखें और उसके बाद एक एक करके हम खबरों की तरफ चलेंगे। तो आज अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 6 तारीख है जनवरी की। 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का आज ही के दिन वाइसरॉय बनाने का फैसला हुआ था। तारीख आज की थी। साल 1907 दिन आज का जब पहला मॉनेस्ट्री स्कूल और डे केयर सेंटर रोम के अंदर खोला गया। 1947 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत की तकसीम को कबूल किया और इसके बाद पाकिस्तान के नाम से एक मुल्क बना। इसके 3 बरस बाद 1950 में जनवरी 6 को बरतानिया ने चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला किया और तब से आज तक ये सिलसिला हुकूमती निज़ाम के अंदर या सिस्टम को चलाने का कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें शी जिनपिंग भी आगे इस वक्त तीसरी मरतबा चीन के सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं। 2016 में शुमाली कोरिया ने अपने चौथे जौहरी तजर्बे में हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा किया, ये दावा किया गया और यही वो दिन था जिसके बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के अंदर मजीद कशीदगी बढ़ती चली गई, तातुल जो अब तक खत्म ना हो सका। 1842 में बरतानवी और हिंदुस्तानी फौजियों के मुश्तरका दस्ते की काबुल से 6 जनवरी के दिन आज के दिन वापसी हुई थी। 1932 में जोसेफ लियोन्स ऑस्ट्रेलिया के 10वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। आज का दिन 1932 तारीख 6 जनवरी की। आज से तकरीबन 14 बरस कबल 2010 में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज दुबई, जिसको बुर्ज खलीफा के नाम से भी जाना जाता है या कहलाती है, इसका इफ्तिताह 6 जनवरी 2010 को यूएई के अंदर किंग की तरफ से किया गया। 2017 में बॉलीवुड अदाकार ओमपुरी का इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है। उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग आज उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। 1885 में हिंदी के मशहूर शायर और अदीब भातनंद हरीश चंद्र का इंतकाल भी आज के दिन हुआ। 6 जनवरी आज उनकी भी बरसी है। 1824 में आज ही के दिन फ्रांसीसी अदीब और मुसन्निफ
एलेक्जेंडर डोमा जूनियर की पेरिस फ्रांस के अंदर पैदाइश आज के दिन हुई। उनकी अदबी खिदमात आज याद हो रही हैं और 1316 में दिन आज का खिलजी ख़ानदान के हुक्मरान 1290 से 1320-25 तक जिनने हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर की, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल 1316 में आज के दिन हुआ। और एक तवील मुद्दत तक इसके बाद भी 12-15 बरस इसके बाद भी उनकी तरफ से जिस खिलजी डायनेस्टी को या जिस ख़ानदान को हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के बाकी हिस्सों में बसाने की कोशिश हुई, उसने निज़ाम चलाया। बहरहाल आज के दिन अलाउद्दीन खिलजी इस दुनिया से चल बसे। तो कई अहम शख्सियात आई, कई इस दुनिया से चली गई, कई बाकी लोग भी हैं 6 जनवरी को जो आज के दिन हिस्ट्री ऑफ द डे में इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये बड़ी बातें थी जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे और एक एक करके मुकम्मल तफसीलात अलग अलग जगहों से आने वाली खबरों की आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात शुमाली भारत की करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया या मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रवाबित मुतासिर होते हैं और ये तब होता है जब मौसमियाती तब्दीली होती है। शुमाली खित्ते के अंदर बशमूल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब तक इस वक्त सख्त सर्दी के बीच बर्फबारी और बारिशों का एक और मरहला जिससे हम गुजर रहे हैं। कई इलाकों में सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, तो शुरुआत में हमने मुनासिब समझा कि मौसम के हवाले से अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए जनाब, मौसम के हवाले से अपडेट इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आसिफ ने कह ही दिया कि बहुत सारे लोगों ने सफ़र करना होता है, पैकिंग करनी होती है, तो ये छोटे छोटे टिटबिट्स जब हम मौसम के हवाले से बताते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मदद मिलती है अपने सफ़र को मज़ीद आसान बनाने के लिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो हम मौसम की खबर से करते हैं, जहाँ पर कल हर रात देर गए से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिकॉर्ड की गई है और बालाई इलाकों के अंदर जिनमें गुलमर्ग, कोकरनाग, पहलगाम और कुपवाड़ा, बारामूला का इलाका है, सोनमर्ग का इलाका है, जहां पर अच्छी खासी बर्फ रात देर गए तक जारी रही है। तमाम श्रीनगर के अंदर भी जुज़वी बर्फबारी कल रिकॉर्ड की गई है और इस बर्फबारी की वजह से जहां कल श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार बराबर जारी रही, इस बीच आज भी सुबह से इतला ये है कि गाड़ियों की रफ्तार लगातार जारी है। ताहम कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के अंदर, करना, केरन, चंगार के बालाई इलाकों के जो इलाके जाते हैं वहां की ओर जाने वाली राब्ता सड़कों को कल मुंजमद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि इतलात और खबर ये थी कि बर्फबारी के पेश नज़र इंतजामिया ने रात देर गई ये फैसला लिया था। इधर श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली शाहराह बरास्ते गांदरबल कंगन से जो रास्ता जाता है, कौमी शाहराह जो लद्दाख का है वो मुसलसल बंद है क्योंकि कल एक बार फिर बर्फबारी वहाँ पर हुई थी और आज सुबह भी सूरत हाल अभी तक वाज़िया नहीं है कि क्या सड़क को खोला जाएगा या नहीं। तो फिलहाल इतलात यही है कि जिस तरीके का मौसम बना है उस बीच इतला ये है कि फ़िलहाल शाहराह बंद है। ताहम सड़कों से, राब्ता सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम रात देर गए शुरू कर दिया गया। ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आपके TV चैनल पर शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की है, जहाँ पर आप हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी को देख सकते हैं और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक शहर श्रीनगर के अंदर 8 से 10 इंच तक भी बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कुछ मकामात पर 12 से 14 इंच तक भी बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ताहम अमला जो है, सूबाई अमला, चाहे वो मैन मशीनरी वाला अमला हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला हो, PDD का अमला हो, उसे सुबह से ही एक बार फिर मुतहरिक होते हुए देखा गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी सूरत हाल यह है कि सड़कों से बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। टूरिस्ट यानी सयाह जो है, जो श्रीनगर आना चाहते हैं, दूध पथरी, यूसमर्ग जाना चाहते हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गुलमर्ग के लिए पहली एडवाइजरी थी कि 4x4 व्हीकल होनी चाहिए, फिर आपकी जो गाड़ियां हैं उनमें चेन लगी होनी चाहिए। एडवाइजरी में यह भी साफ कर दिया गया था कि जो पुलिस वक्त नाकों पर आपको एडवाइस करेगी आपने उस पर काम करना होगा। लेकिन अब खबर यह है कि बड़गाम ने भी, जिला बड़गाम की पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और ये साफ कर दिया कि दूध पथरी और यूसमर्ग आने वाले जितने भी सयाह हैं उन्हें भी एहतियाती तदाबीर का एहतमाम जो है वो करने होंगे, तभी जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। क्योंकि मरकजी महकमियात मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल मतला अबरालूद रह सकता है, दर्जे की बर्फबारी का मजीद भी इम्कान है। इस बीच एडवाइजरी ये है कि 4x4 व्हीकल आपके पास होनी चाहिए, एंटी स्किड चेन्स लगी होनी चाहिए और जो लोग भी
खान साहब दूध पथरी जाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं वो यूसमर्ग जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एडवाइजरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मकामात है जहां पर इन दिनों सयाहों का एक अच्छा खासा रस जो है वो देखने को मिल रहा है। इधर गुलमर्ग के अंदर सयाह खचाखच भरे हुए हैं और अब खेलो इंडिया की सरगर्मियों को भी देखते हुए तकरीबात जो रवा महीने के अंदर होनी है, इस ज़मन में भी तैयारियां जो है वो चल रही है। ताहम शहर श्रीनगर समेत बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है, इस पर अपने नुमाइंदों के पास हम जरूर चलेंगे। कल पूरे दिन फिजाई राब्ता भी मुनक़ता रहा था, धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन श्रीनगर के अंदर इतलात और ख़बर यह है कि धुंध का जो कहर पिछले 2 दिन से चल रहा था उसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है, जिसके बाद आज वक्फे जो एज पर द सेट शेड्यूल है उसके हिसाब से परवाज़ें आने का सिलसिला भी जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। एक तरफ से ये इतलात आ रही है, दूसरी तरफ से जब हम सूबा जम्मू की बात करते हैं तो मतला अबर आलूद है। कल रात देर गए से बूंदाबांदी का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू हुआ, जिसके बाद गरज चमक के साथ कई मकामात पर बारिशें भी जो है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर, जो पिछले 2-3 दिन से धुंध और जो हालात बने हुए थे शहर के अंदर, जम्मू शहर के अंदर, वो थोड़े से बेहतर हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा क्लियर है। पहले श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आरिफ वहीद जो श्रीनगर जम्मू को इशारा रामबन के आसपास और बानिहाल की सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे। लेकिन इरफान टोपी सर पर है, फरन लगा के हुए है, इसका मतलब सर्दी की जो शदीद लहर थी उसमें थोड़ी सी फर्क तो जरूर है, लेकिन अभी भी सर्दी का जोर बराबर है। और जो बर्फ रात देर गए पड़ी थी उसके बाद क्या ताजा तरीन तफसीलात आपके पास शहर श्रीनगर और आसपास के इलाकों की? बहुत बहुत शुक्रिया जी गवर साहब, आसिफ साहब। जहां तक मौसम के साथ साथ मौसम के मामला तो रात भर जी हाँ कह सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला पूरे वादी कश्मीर में और शहर श्रीनगर में भी इंतजार हो रहा था कि गब जहां पे जी हाँ बर्फ जो है दिखाई देगी, क्योंकि काफी माइनस टेम्परेचर था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी थोड़ी सी मुतासिर हो गई थी। सर्दी में हमने देखा कि फ्रोजन एटमॉस्फेयर था, चिलिंग एटमॉस्फेयर था। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह तकरीबन 6 बजे तक देखने को मिल रहा था। हल्की हल्की बर्फ जो है वो पड़ रही थी, 3 से 4 इंच के करीब जो है मैं कह सकता हूं कि शहर श्रीनगर में बर्फ को रिकॉर्ड भी किया गया है। रात देर हमने देखा कि सैयाह जो है वो वादी कश्मीर के अलग अलग जी हाँ स्टेशंस पर एंजॉय कर रहे थे। जब बर्फबारी शुरू हुई तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत मिसाल है घंटाघर। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो शहर के साथ साथ जो नेशनल हाईवे का अपडेट, यानी मैं भी एक नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं, नौगाम नेशनल हाईवे पे। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा वाइड फ्रेम करें और वाइड फ्रेम के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है। आप देख सकते हैं कि मालबरदार गाड़ियां जो है वो नेशनल हाईवे पर इस वक्त दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ टूरिस्ट टैक्सी कैब्स हो या नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल वो भी चल रहा है। यानी मैकेनिकल इंजीनियर को लेकर जिस तरीके से पहले से ही उन्होंने जी हाँ मशीन को रेडी किया था और कहा था कि बर्फ जल्द से जल्द सड़कों पर हटाई जाएगी। मैं कह सकता हूं कि न बल्कि बाहर के मेन रोड्स, इंटरनल या एक्सटर्नल रोड्स जो अंदर भी है वहां पर भी डोजर्स या स्नो क्लियरेंस मशीन्स को लगाया गया है और ताकि बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके साथ साथ अगर मैं बिजली के को लेकर बात करूंगा और साहब बिजली का हाल जो है वो बेहाल है, क्योंकि रात भर हमने तकरीबन 1-2 बजे तक तो बिजली रही। कई ऐसे मेजर स्टेशन है जहां पर अभी भी बिजली गुल है और लोगों को दिक्कतें आ रही है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं, कई ऐसे तीमारदार हैं जो घर पे बैठे हैं जहां पर वेंटिलेटर्स या कह सकते हैं कि पावर वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जरूरत पड़ती है, तो बिजली की वजह से वो काफी दिक्कत में। फ्लाइट ऑपरेशंस के ताल्लुक से जो लोग हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं अभी भी पूछा जा रहा है, फ्लाइट्स डिलेड हैं या एज पर स्केड्यूल है, क्या सूरत हाल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर है? देखिए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अगर मैं बात करूं तो मेरी बात सुबह सुबह कुछ लोगों से जरूर हुई है जिनका मानना है कि तकरीबन 10 बजे के करीब तो डिले प्रोसेस चलता ही है और अभी कोई फ्लाइट आई नहीं है। क्योंकि एक साइड से अगर हम रनवे को लेकर बात करेंगे, रनवे की क्लियरेंस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक उसको पूरी तरह से आप क्लियर नहीं करते हैं, आइदर वी हैव डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी, देयर इज अ कैट सिस्टम जो विजिबिलिटी भी देखता है या बाकी चीजें देखता है। तो जितनी जितनी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, रनवे क्लियर होगा, उसके बाद फ्लाइट्स का जो लैंडिंग या टेक ऑफ प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। कल तो सारी परवाजें मंसूख की गई क्योंकि कल तो वैसा ही विजिबिलिटी डाउन था, डेंस फॉग थी। और मुझे लगता है जिस तरीके से आज बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के रीजन के अब जिस तरीके से एक विजिबिलिटी क्लियरेंस मिल जाती है बर्फ पड़ने के बाद, आज लगता है कि शायद अगर विजिबिलिटी क्लियर होती है तो परवाजों का आना जाना शुरू हो जाएगा। बाद दोपहर थोड़ी सिचुएशन बदलते हुए हम देखें, थोड़ी देर में मजीद अपडेट आप तक पहुंचेगा। इरफान आप हमारे साथ रहिएगा, आरिफ वहीद हमारे साथ हैं बानिहाल से, और ये वो सेक्शन है जो 2 खित्तों को डिवाइड करने वाला एक इलाका
नेशनल हाईवे का अपडेट, जब भी मौसम खराब होता है तो अहम तरीन शाहरा पर नजर रहती है, क्योंकि अभी मुतबादिल रास्ता मुगल रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद है, सिंथन टॉप बंद है, रेलवे कनेक्टिविटी कुछ दिनों का भी उसके हवाले से इंतजार है। आरिफ, तो नेशनल हाईवे पर सुबह आना और जाना इस वक्त अलाउड है या नहीं? जी आसिफ, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जिस तरह से इरफान भी दिखा रहे थे श्रीनगर से कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक रवा दवा है। अगर मैं अपने रामबन बनियाल सेक्शन की बात करूं तो यहाँ सुबह सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना था कि जो प्रिडिक्शन उन्होंने दी थी तो उसमें ये भी कयास किया जा रहा था कि शायद रामबन जिला या बनिहाल सेक्शन में भी जो है बर्फबारी जो है इस तरह की हो सकती है। लेकिन यहाँ शाम से ही जो हल्की बारिशों का सिलसिला रहा, लेकिन सुबह सुबह अर्ली 6 बजे हमने देखा कि जो पहाड़ी इलाके हैं तकरीबन 2 से 3 इंच जो है हाई रीच पे बर्फबारी है, और जो दूर अफ्तादा इलाके हैं रामबन जिला के तकरीबन 5-6 इंच बर्फ जो है उन इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन दर्जा हरारत में थोड़ी सी कमी इस समय जरूर है कल के मुकाबले में। तो कौमी शाहरा की अगर हम बात करें तो कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे देखने को मिली कि जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनिहाल जो बाईपास किया गया, उसमें यहाँ पर इनॉग्रेशन जो है एमएलए बनिहाल के हाथों हुई। तो कहीं ना कहीं पे कल उस स्ट्रेच पे जब गाड़ियां चली तो लोगों ने, ड्राइवर खासकर जो ड्राइवर तबका है, बहुत रिलीफ उन्होंने महसूस किया कि बनिहाल में जो है एक छोटे से एक टाउन में तकरीबन 15 से 20 मिनट जो ड्राइवरों को या पैसेंजर गाड़ियों को लगते थे जामिंग में, तो उससे जो है निजात मिली है। थोड़ी देर में उस पर मजीद अपडेट लेंगे। आरिफ, आप हमारे साथ रहिएगा। इरशाद को भी जरा स्क्रीन पे दे दीजिएगा। जनूबी कश्मीर से हमें शाह इरशाद ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद, साउथ कश्मीर के शोपियां, पुलवामा और आसपास के इलाकों में क्या सूरत हाल इस वक्त है? क्या जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन थी दरमियानी दर्जे से या भारी बर्फबारी का इम्कान 5 और 6 तारीख को, रात भर सूरत हाल क्या रही और सुबह सुबह इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली इस वक्त? अगर हम बात करें शोपियान डिस्ट्रिक्ट की तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में ही कल शाम से ही जो है बर्फ, इस वक्त अगर हम बात करें इस वक्त जो है मौसम में जो है हमें एक बार जो है फिर से एक बार तब्दीली देखने को मिल रही है और हल्की सी जो है धूप वो इस वक्त आसमान पे खिली हुई है। और अगर बात की जाए बर्फ के हवाले से तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 5 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर हम मगर रोड की बात करें तो मगर रोड पे तकरीबन 1.5 फुट जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई। पीर गली में जो है 3 फुट जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की। और इस वक्त अगर मैं शोपियान टाउन की बात करूं तो शोपियान टाउन में जो है 4 इंच जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की। उतनी जी इस तरीके से जो है मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो है हेवी स्नोफॉल का खतरा है पहाड़ी जिला की शोपियान के अंदर, मगर उस तरह से जो है वो बर्फ हमने जो है नहीं मिली है। जी बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि जिस शदीद बर्फबारी का जो इतला थी वो शोपियां के अंदर नहीं है, लेकिन कुपवारा के बाला इलाकों के अंदर इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो सामने आ रही है। तो हम आज पूरे दिन मतला बरालूद रहेगा। रात किस तरीके से गुजरी है वो हम थोड़ी देर में आपको एंड पर बताएंगे। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात वायरस की करते हैं। उस वायरस की करते हैं जो जानवरों पर तेजी के साथ लग रहा है और जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सेंट्रल बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और ये वायरस जो है इसे H5N1 वायरस कहता है, कहा जा रहा है। H5N1 वायरस जो जानवरों के अंदर पाया गया और जू के अंदर जो जानवर हैं उनको सबसे ज्यादा असर इसमें देखने को मिला है। जू जितने भी हैं, कौमी जू जो हमारे हैं, जहां पर परिंदे हैं, जानवर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, मुख्तलिफ इलाका जात हो, वहां पर इतलात और खबर यह है कि वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। H5N1 वायरस फैल रहा है और ये फ्लू जो है, ये जुकाम जैसा फ्लू जो है, अभी तक 3 टाइगर और 1 लेपर्ड इसकी जद में आ चुका है। 3 टाइगर और 1 लेपर्ड की मौत हुई है H5N1 वायरस की वजह से। और ये पहले बहुत कम था, लेकिन अब ये हाईली कंटिजीनियस है, यानी तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके बाद अब एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। 3 टाइगर 1 लेपर्ड जो नागपुर के अंदर पहले रेस्क्यू किए गए थे, लेकिन बाद में इस वायरस की वजह से उनकी मौत हुई है, जिसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटीज की तरफ से H5N1 वायरस तेजी के साथ फैलने और जंगली जानवरों के अंदर ये फैलना और भारत के अंदर फैलने में तशवीश का इजहार किया। और सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ
एनिमल हस्बेंड्री और डायरी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो जूज हैं पूरे मुल्क के अंदर जितने भी जूज हैं उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है और ये साफ किया कि लास्ट हफ्ता जो दिसंबर का था उसमें प्रोटोकॉल और सैंपलिंग की गई थी, जिसके बाद ये साफ हुआ कि कई जानवर, जंगली जानवर जो है वो H5N1 पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें ये तेज़ी के साथ जो ये फैलता है उनको मज़ीद इसकी ट्रांसमिशन ना हो, उनको अलग करने की ज़रूरत है। ताहम इंतज़ामिया ने जहां जू के अंदर आने वाले लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा है, वहीं पर इस वायरस का जिस तरीके से दरियाफ्त हुआ है जानवरों के अंदर ये इंतहाई ख़तरनाक माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तेज़ी के साथ फिलहाल जानवरों के अंदर ही फैल रहा है। कंटीजीनियस H5N1 वायरस की तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली के अंदर कर दी गई है सेंट्रल जू अथॉरिटीज़ की तरफ से, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। चलिए जनाब, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शहर श्रीनगर के अंदर रात क़यामत सुगरा पैदा हुई है। ये क़यामत सुगरा कहाँ पर हुई, क्या मसला है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ज़ाब्ता इखलाक को तहरीर किया जा रहा है, ये कहाँ पर तहरीर हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। रेलवे डिवीज़न का आज डिजिटल इनॉग्रेशन किया जाएगा, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या फ़ायदा होगा, उस पर भी बात करेंगे। और बीजेपी की सारी नज़रें नेशनल कॉन्फ्रेंस पर क्यों है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और बात ज़रा शहर श्रीनगर की करते हैं, जहां रात बर्फ़ तो थी लेकिन इलाके के अंदर सफ़े मातम भी था, कोहराम भी था, क्योंकि एक ही घर के कई लोगों की मौत वाक़या हुई, जिसके आनन फानन के बाद आसपास के इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछी है। मामला पांद्रेठन श्रीनगर का है, जहां पर एक ही घर के 5 अफराद खाना की मौत हुई है। पांद्रेठन के अंदर सूरत हाल तब ये सामने आई जब एक ही घर के 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक कमसिन बच्चा
उसकी वालिदा, उसके वालिद और उसकी बहन शामिल है। और बताया जा रहा है कि सफोकेशन की वजह से, यानी वेंटिलेशन प्रॉपर न होने की वजह से ये मौत जो है वाक़या हुई है। बेसिकली ये फैमिली जो है वो बारामूला की और पिछले कई सालों से इस इलाके के अंदर रिहाइश पजीर थी, लेकिन पूरा इलाका गमज़दा है क्योंकि एक ही घर के 5 अफराद की मौत हुई है। खबर सामने आने के बाद जहां पुलिस भी हरकत में आई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गमज़दा खानदान के साथ जहां ताज़ियत की है, वहीं पर अवाम से अपील की है कि एडवाइजरी जो पहले ही शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि किस तरीके से ये पॉइजनस गैस पैदा होता है जब आप बिना किसी वेंटिलेशन के कमरे में रुकते हैं, और उससे ये अमवात का होना लाजमी है। और वही चीज़ कल देखने को मिली कि एडवाइजरी होने के बावजूद भी एक ही घर के 5 लोगों की मौत हुई है। एडवाइजरी में ये साफ कर दिया गया था कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, खिड़की हल्की सी खुली हो, अगर आपने गैस बुखारी का इस्तेमाल करना है या किसी भी तरीके से कोई हीटिंग इक्विपमेंट लगाना है तो उसमें एक ऐसी गैस निकलती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पर देखी जाती है, जिससे अमवात होने का खदशा लाहक रहता है। और यही वजह है कि कल जब ये सूरत हाल सामने आई तो उसके फ़ौरन बाद इलाके के अंदर गम व गुस्सा भी देखने को मिला, दहशत भी देखने को मिली, लेकिन एडवाइजरी पर अमल न हुआ, जिसकी वजह से एक ही घर के 5 लोगों की मौत पांद्रेठन के अंदर वाक़या हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें एजाज अहमद भट्ट, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, उसकी अहलिया सलीमा 32 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, 3 बच्चे, अरीब 3 साल का, हमजा 18 महीने का और 1 महीने का एक और बच्चा था जिसकी मौत कल यहाँ इस दर्दनाक हादसे के अंदर हुई है। रियासत के वजीर आला ने जहाँ गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ताज़ियत की है, वहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कमरे के अंदर जमा ना हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एडवाइजरी डॉक्टरों की तरफ से जारी कर दी गई है उस पर मिन-अन अमल हो। अब ये रिस्क फैक्टर क्या है? जब आप गैस हीटर इस्तेमाल करते हैं, स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, फायर प्लेसेस का इस्तेमाल करते हैं, या किसी तरीके से कोई गैजेट चलाते रहते हैं, जनरेटर्स पर या ग्रिल इंडोर जो चलता है उस पर लगाते रहते हैं, तो उससे ये हवाएं पैदा होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है और इंसान की मौत वाक़या होती है। यह डॉक्टरों की तरफ से साफ कर दिया गया है। और सिम्टम्स इसके ऐसे हैं कि हल्का हल्का पहले आपको सर दर्द होगा, फिर आपकी थोड़ा बेचैनी बढ़ जाएगी, फिर आपका सर दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी और कमज़ोरी के साथ साथ आपका जो सांस है वो आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन आपकी होगी और फाइनली कार्डिक अरेस्ट होगा, आपकी मौत वाक़ा होगी। ये सिम्टम्स इसके बताए जा रहे हैं। तो इसलिए अय्याम सर्दी ज़रूर है, लेकिन आप एहतियात ज़रूर बरतिएगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों के दौरान जब आप देखेंगे तो गैस के इखराज से कई लोगों की मौत हुई। और ये ताज़ा तरीन खबर जो है कि एक ही घर के 5 अफराद की मौत हुई और कम से छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है, इसने सबको परेशान और हैरान कर दिया है और ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम अय्याम सर्दी में वो तमाम हिफ्ज़ान सेहत के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें अडॉप्ट करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो शायद आज ये सूरत हाल हमारे पास नहीं होती। माँ, बाप और 3 बच्चों की मौत हुई और इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था 3 हफ्ते पहले आपको कठुआ के अंदर, जहां पर एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार और उनका पूरा फैमिली मेंबर्स, तमाम लोग इसी तरीके से झुलस गए थे। वहां पर भी लगभग सेम ही इंसिडेंट हुआ था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मामलात में इजाफे के बाद एडवाइजरी स्कीम्स को जारी करनी पड़ी, लेकिन मकामी लोग जिनकी तरफ से सबसे पहले इस वाक़े को रिपोर्ट किया गया, उनकी बात ज़रा सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर जब वो उसको भी बोलने लगा तो फिर मैंने, हमारा इधर मोहल्ला ग्रुप 1 चल रहा है, तो मैंने अपने मोहल्ले वालों को बोल दिया आप जल्दी से मेरे दुकान के पास आओ, इधर एक इंसिडेंट हुआ है। तो फिर इन्होंने जब देख लिया ऊपर चढ़ गए, मैं खुद चढ़ा नहीं, मैं डर गया, मेरा शरीर कांप रहा था, फिर वो गया नहीं मैं उधर। फिर इन्होंने देख लिया तो ये अलग अलग गिर गए थे सफोकेशन की वजह से। लड़का थे, लड़की थे? इनके पास लड़के 2 थे, एक था 2 साल का, दूसरा था 1.5 साल का और बेटी एक हुई थी 28 डेज, 20 दिन के या 28 डेज, इतना ही होगा डिस्टेंस। तो अभी बच्चे का लगता है मौत का कारण क्या है? मौत का कारण ये सफोकेशन हुआ है। इन्होंने गैस, इसका 5 लीटर वाला हैंडी गैस है, उस पर इन्होंने लगाया था, वो हीटिंग का सिस्टम लगाया था, तो सफोकेशन की वजह से। तो इनको वेंटिलेशन कुछ नहीं था? वेंटिलेशन था, इनको वेंटिलेशन इन्होंने सारा पैक किया था। सर्दी की वजह से इनके पास वो 28 डेज की वो बेटी जो है
कि सर्दी की वजह से इनको ताकि गर्मी रह जाए। तो इन्होंने किया था सारा का सारा पूरा पैक, दरवाजे के ऊपर भी पीछे। को कॉल किया? तो फिर मैंने अब पहले मोहल्ले वाले को किया फ़ोन, फिर जब आ गए तो फिर हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन पांता चौक। वाक़े के चश्मदीद बता रहे थे कि गैस की वजह से सफोकेशन या जो ये पांद्रे वेंटिलेशन ना होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लगभग यहाँ पर भी वही हुआ, कठुआ वाले केस में भी वो हुआ, उससे पहले एक और केस हुआ, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। किश्तवाड़ से एक खबर आई थी उस दिन, उसमें भी यही था कि वेंटिलेशन प्रॉपर न होने की वजह से वहाँ पर भी इसी तरीके से दम घुटा और था। परसों सुबह साउथ कश्मीर के काजीगुंड में भी एक बेटी की जान चली गई, मां भी तशवीशनाक हालत में चली गई थी, अगरचे वो बाद में ठीक हुई। लेकिन ये कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 1 दर्जन से ज्यादा अमवात सिर्फ 1 महीने के दौरान इसी वजह से जो मामलात इस वक्त पेश आ रहे हैं। जरा सोच समझ कर इकदामात करें। गर्मी के जो आलात मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल कर रहे हैं हीटिंग गैजेट्स, तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता भी तलाश करें, बाद में जाकर बाइस से मुसीबत ना बने। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कुछ सियासी मामलात की भी करते हैं। और आप सब जानते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का एक और सेशन शुरू होने जा रहा है जिसमें बजट भी पेश किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कवायद या जो बिजनेस रूल्स हैं वज़ा करने की तैयारी की जा रही है। और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक पैनल तश्कील दिया गया था। इस पैनल ने जो जनवरी के पहले हफ्ते में अपना पहला इजलास मुनक्किद कर चुका है 3 तारीख को, लेकिन 9 रुकनी ये जो पैनल है कल से एक और मुलाकात करेगा, यानी 7 तारीख को मंगल के रोज एक और अहम तरीन इजलास होने जा रहा है जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर करेंगे और कवायद वज़ा करने के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। और इतलात के मुताबिक 11:30 बजे जम्मू में लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मुलाकात होगी। 3 जनवरी को पहला इजलास के पैनल अपना कर चुका है, लेकिन आइंदा की हिकमत अमली जो तरतीब देनी है इसमें कल का दिन जो पहला इजलास हुआ था उसमें तकरीबन 4 से 5 मेंबर्स मौजूद नहीं रहे थे, जिसमें मुबारक गुल साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, सैफुल्ला, निज़ामुद्दीन भट्ट, पवन कुमार गुप्ता, हसनैन मसूदी, RS पठानिया और मुजफ्फर इकबाल खान। इन सबको जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं कि कैसे हाउस चलेगा, विद इन हाउस प्रोसीजर क्या रहेगा। कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर कवायद वज़े करने हैं, लेकिन पैनल पहला इजलास जब हुआ था तो तमाम मेंबर्स की ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो कुछ लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। तो इसलिए कल का इजलास जहां पर तवक्को की जा रही है कि 9 के 9 मेंबर्स होंगे और आइंदा की हिकमत अमली अल्लाह अमल तैयार किया जाएगा इजलास या सेशन शुरू होने से पहले। जनवरी को जो इजलास हुआ था उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी की असेंबलियों का हाल अहवाल देखा गया था और साबिका कानून किस तरीके से उसको देखा गया था। और कल के इजलास की जिसकी सरबराही अब्दुर्रहीम राथर करेंगे, स्पीकर है जम्मू कश्मीर असेंबली के, तो इसमें मजीद खदुखाल को वज़िया कर दिया जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर फ्रेम आउट किए जाएंगे बिजनेस रूल जो जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर होंगे, क्योंकि माह फरवरी के अंदर बजट इजलास शुरू होना है और बजट इजलास से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के लिए रियासत के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने कमर कस ली है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात आज के दिन की भी करते हैं क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है। आज वर्चुअली इनॉग्रेशंस होनी है और ये इनॉग्रेशन जो होनी है इससे एक और संग मील भी माना जाता है और एक और राह जो है वो हमवार होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर जम्मू तक रेल सफर एक जमाने में हुआ करता था और जम्मू से कटरा तक उसको एक्सटेंड करके इस सफर को मजीद आसान बनाया गया, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पूरा मुल्क जो है वो अब भारत का हर शहरी जो है वो बजरिए रेल श्रीनगर आ सकता है और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है क्योंकि आज उसका एक और पड़ाव है। आज वजीर आजम जो है वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगे जम्मू रेलवे डिवीजन का और इस ज़िमन में जम्मू रेलवे डिवीजन का जो इफ्तिताई वक्त बताया गया है वो करीबन 12:30 बजे है, जब वजीर आजम नई दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर लोगों की तरफ से वजारत रेलवे को ये दरख्वास्त दी गई थी कि अलहदा रेलवे डिवीजन जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर रेलवे डिवीजन का आगाज जो है आज कर दिया जाएगा। 12:30 बजे वजीर आजम जो है वो इस रेलवे डिवीजन का इनॉग्रेट करेंगे। इस मौके पर जम्मू के अंदर जहां मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब रहेंगे, रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब भी यहां पर इस स्टेशन पर मौजूद रह सकते हैं। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला और मरकजी वजीर एक ही स्टेज पर आज आपको जम्मू के अंदर भी नजर आएंगे। ये जो नया डिवीजन बनाया गया है इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और मजीद राहें आसान करने के लिए आसानियां होंगी क्योंकि ट्रैवल
के लिए जो सारिफीन है हमारे, यहाँ जो सफ़र करने वाले लोग हैं, तिजारत से वाबस्ता लोग हैं, जब फ़िरोज़पुर नहीं जाना है, अब अपने फ़िरोज़पुर दफ्तर से कोई रब्ता नहीं है, आपका दफ्तर जो होगा वो जम्मू के अंदर होगा। और वज़ीर-ए-आज़म बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबन 12:30 बजे के आसपास इसका इफ्तिताह करेंगे। याद रखिएगा, ये इफ्तिताह होने के बाद ही इसी साल के आखिर तक बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली से खुसूसी वंदे भारत ट्रेन को श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जो गालिबन 2 बार दिन में चला करेगी, अप डाउन किया करेगी, जिससे मजीद राहें आसान होगी उन लोगों की जिन्हें दिल्ली आते आते 2 दिन का सफ़र लगता था, 2.5 दिन का सफ़र लगता था। अब सिर्फ चंद घंटों के अंदर जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली तक का सफ़र हो सकता है। जम्मू से श्रीनगर सिर्फ 3.5 घंटे के अंदर अंदर का सफ़र मुकम्मल किया जाएगा। चलिए, रेल राब्ता यकीनी बने, इसके लिए एक और कोशिश, एक और पेशरफ्त। लेकिन बात जब ट्रेन्स के हवाले से हो रही है या रवाबित के हवाले से हो रही है, तो एक बड़ा मंसूबा जिस पर कई बरस पहले काम शुरू हुआ था, वो मंसूबा बिलाखिर मुकम्मल हो चुका है, ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुके हैं और फाइनल इंस्पेक्शंस चल रही हैं। और 20 तारीख के आसपास वादी कश्मीर बिलखुसूस टनल के उस पार की आवाम को एक बड़ी राहत मिलने वाली है सफ़र के हवाले से। 20 जनवरी के आसपास किसी भी वक्त कश्मीर से कन्याकुमारी पहली ट्रेन निकल सकती है या आने और जाने का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले जिम्मेदारियां भी अलग अलग मकामात पर तफवीज़ की जा रही हैं। इस बड़े मंसूबे पर, जिसकी लंबाई, जिसको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कहा जाता है, 272 किलोमीटर, जिसमें कुल मिलाकर 38 के आसपास सुरंगें हैं। एक सुरंग 12.75 किलोमीटर जो T49 कहलाती है, और इसके अलावा 927 छोटे बड़े पुल हैं। इन तमाम इलाकों के अंदर निगरानी हो, सलामती को यकीनी बनाया जाए, हिफाजती इंतजामात या इकदामात पहले से उठाए जाएं। इसके लिए कटरा से बारामूला ट्रैक के ऊपर तमाम तैयारियां की गई हैं और फौज के साथ साथ सीआरपी और आरपीजी जो रेलवे पुलिस कहलाती है और मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर रेलवे के साथ मुतहिद होकर काम करने वाली जीआरपीपी बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारी आइंदा कुछ दिनों के अंदर इस ट्रैक के साथ जिम्मेदारी संभालेगी। यानी 2 जिम्मेदारी इन्होंने संभाल ली है। और खबर ये भी है कि जिन एरियाज में जो डोमिनेशन वाली साइड्स हैं, वो इलाके जो सिक्योरिटी के एतबार से भी माजी में काफ़ी हसास माने जाते रहे, वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स या एसओजी का भी ताउन हासिल किया जाएगा। और ख़ास तौर से जो बड़ी सुरंगें हैं, जिनकी तादाद 38 इस पूरे प्रोजेक्ट में है, कटरा से शुरुआत करेंगे तो बारामूला तक, और 927 पुल हैं। एक तो वो सुरंगें जिसमें 13 किलोमीटर के आसपास जो सबसे बड़ी सुरंग बनी है, 38 सुरंग, 900 से ज़्यादा पुल, इन तमाम अहम तरीन मकामात पर सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है हिफाजत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। एक तो ये कि खित्ते के अंदर रेल राब्ता जब एक तवील मुद्दत के बाद 2004-05 में जिस मंसूबे का आगाज़ हुआ था, वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है या कंप्लीट हो चुका है। एक, वहाँ पर सफ़र लोग आसानी से करें बगैर किसी मुश्किलात के, और दूसरा, खित्ते को आप जानते हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, तो उस एतबार से भी तमाम मरकज़ी एजेंसियाँ, जिसमें आरपीएफ है, रेलवे पुलिस है, फौज है, सीआरपीएफ है और जम्मू कश्मीर पुलिस के बाहमी इश्तराक से इस सारी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके, इसको यकीनी बनाने की कोशिश कर ली गई है। बात जब राब्तों की हो रही है तो थोड़ी देर पहले जब आरिफ हमारे साथ ज्वाइन किए थे तो बता रहे थे कि बनिहाल के अंदर एक इंपॉर्टेंट बाईपास है जहां पर ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलने का इम्कान था। इस बाईपास के बनने के बाद बिलाखिर ये बाईपास खोल दिया गया है। कुछ एक हिस्सा जिस पर अभी काम फाइनल स्टेज में है, वो कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन उसमें लगेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बनिहाल बाईपास था उस पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दे दी गई है। 4 लेन नेशनल हाईवे पर ये जो 224 करोड़ रुपए की खर्च करके सरकारी खजाने से सरकार की तरफ से इस मंसूबे को मुकम्मल किया गया है, जिसमें इंटरनल जो जंक्शन है वो मुकम्मल होने के बाद 4 लेन ट्रैफिक को इसके बाद छोड़ा जाएगा। ये तस्वीर जो मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तरफ से भी जारी की गई, और कल दूसरी जानिब जब इसका इफ्तिताह किया गया, बनिहाल बाईपास जब ट्रैफिक के लिए खोला गया, तो नितिन गडकरी जो पहले ही तकरीबन 2-3 घंटे पहले कंफर्म कर चुके थे कि 10 से 15 दिन मजीद लगेंगे इस इंपॉर्टेंट रास्ता यानी जो इंटरनल लिंक है उसको भी कनेक्ट करने में, जिससे 2 तरह की चीज़ें, एक जो बनिहाल टाउन के अंदर ट्रैफिक जाम लगता था गैर ज़रूरी तौर पर, एक उससे निजात मिलेगी।
दूसरा, कश्मीर जाने वाला ट्रैफिक जो नेशनल हाईवे से लोग सफर करते हैं उनके लिए राहत है। 2.35 किलोमीटर का ये स्ट्रेच बनता है। 224 करोड़ रुपए कुल इस पर खर्च किए गए हैं। 4 लेन जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है उसी का ये भी मंसूबा है। और सयाहों के लिए और इसके अलावा डिफेंस व्हीकल्स जो फौज और पुलिस की गाड़ियां जाती हैं, काफिले जाते हैं, खुसूसी दस्ते जाते हैं, उनके लिए भी स्मूथ तरीके से यहाँ पर बगैर किसी कंजेशन के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी खलल या रुकावट के ट्रैफिक चल सके, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है। तो कश्मीर में दाखिले का एक और आसान रास्ता जो अब बनिहाल बाईपास की शक्ल में आपके सामने है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इधर नितिन गडकरी की तरफ से पहले ही तस्दीक की गई थी कि 4 लेन मंसूबा जिसमें 2.35 यानी तकरीबन 2.35 किलोमीटर बाईपास बनिहाल जो बना है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है। और जो इंटरनल हिस्सा इसका है, अंदरूनी हिस्सा है, वो स्ट्रेटेजिक एतबार से भी इस एरिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट जाएंगे। जब इस एरिया को क्रॉस ओवर करेंगे तो काजीगुंड और साउथ कश्मीर के साथ लगने वाले एक एरिया में जहां पर फिजाई पट्टी भी बनाई गई थी, उस एतबार से भी इस स्ट्रेच को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और बासानी एक तो सिविल ट्रैफिक जहां लोग दोनों तरफ से सफ़र करते हैं, अगर सप्लाई वाली गाड़ियों को कभी कोई रुकावट हो तो बाईपास का सहारा लेकर यहां से निकल सकते हैं। अगर भारी भरकम जाम हो या किसी वजह से शाहराह बंद होती है या इसके अलावा बगैर किसी खलल के, बगैर किसी दबाव के फौज, पुलिस या बाकी दस्तों की गाड़ियां चल सकें, तो उस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यह है। 3 कलवट 1513 मीटर के आसपास 4 मुख्तलिफ स्पैन्स इस बाईपास में है, जिसको कल यहाँ के रुकने असेंबली की तरफ से इस बाईपास को ओपन करने के लिए हरी झंडी दिखाई गई। लेकिन कुछ एक हिस्सा है जो इंटरनल एरिया को कनेक्ट करेगा, जो काजीगुंड का रास्ता और भी आसान बनाएगा। या काजीगुंड बहुत जल्द आप पहुंचेंगे तो वो जो शहर के या बनिहाल कसरत जो ट्रैफिक जाम रहता था उससे निजात आपको इस बाईपास से कम मिलने वाली है, जिसकी कंफर्मेशन ऑफिशियली कर दी गई है। चलिए इससे पहले ब्रेक पे जाएं, जरा बात स्कूलों के हवाले से भी कर लेते हैं। कल इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की वज़ीर तालीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ ऐसी हम देख रहे थे शिकायतें वालिदैन की तरफ से की जा रही थी कि स्कूलों की तरफ से गैर तजवीज़ करदा जो निसाबी किताबें हैं वो खरीदने पर वालिदैन को मजबूर किया जा रहा है। जैसे ही ये मामला हुकूमत या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के नोटिस में आया तो इस मामले का नोटिस लिया गया संजीदगी से और बाज़ाब्ता तौर पर तमाम मुतलकीन के साथ और यहाँ तक कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। और अब जिन इलाकों से शिकायतें थी कि किताबें गैर ज़रूरी तौर पर खरीदने पर दबाव वालिदैन पर, पेरेंट्स पर डाला जाता है, इस सिलसिले में मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील देकर स्कूलों में तमाम तलबा को मयारी तालीम फराहम करने के लिए इक़दाम उठाने के साथ साथ जितनी भी ज़रूरी किताबें हैं, जो निसाबी हैं, जो सिलेबस के अंदर है, जो पढ़ाई जानी है, स्कूलों को कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर वो फौरी तौर से अपलोड की जाए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है क्योंकि तालीम में एक बुनियादी असूल है कि हर एक उन्होंने लेनी है और प्राइवेट स्कूल्स हर बार कोई ना कोई नया पैंतरा लेती हैं और नए पब्लिशर्स के सामने वो नई किताबें लेकर आती है। और जो प्रिस्क्राइब्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से सिलेबस दिया गया था, किताबें दी गई थी, उससे बरक्स किताबें सामने आ रही थी और एक एक सेट तकरीबन 10 से 12,000 9,000 के बीच में मिल रहा था, जिसको लेकर कई शिकायतें पिछले कई दिनों से चल रही थी। लेकिन कल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर GN यतू ने इन तमाम हालात वाक़ात का जायज़ा लिया है और जायज़ा मीटिंग के दौरान ही इक़दाम जारी कर दिए हैं, जहां प्राइवेट स्कूल के सरबराहान को बुलाया गया था, वालिदैन को बुलाया गया था, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के जिम्मेदारों ने कल इस बात का फैसला ले लिया गया कि तमाम स्कूल, जितने भी निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, और वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर किताबों की फ़हरिस्त डालेंगे ताकि किसी भी तरीके से वालिदैन को तंग ना किया जाए वो किताबें खरीदने के लिए जो निसाब का हिस्सा ही नहीं है। दरअसल पब्लिशर और स्कूल इंतज़ामिया के बीच में एक मुआहिदा होता है, उसके तहत वो किताबों को मुतारफ़ कराने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, गुज़श्ता दिनों रियासती वज़ीर तालीम ने भी इस मामले पर संजीदगी का इजहार किया था और कहा था कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। और कल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम स्कूलों के लिए जहाँ 3 दिन का वक्त दिया कि जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें अपलोड किया जाए और कोई भी अगर नाजायज़ तौर पर या किसी भी तरीके से खिलाफ वर्जी करता है उस कानून की जो ज़ाब्ता है, कानून स्टेट
एजुकेशन डिपार्टमेंट और दीगर अमले ने तहरीर किया, अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो तमाम उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले श्रीनगर में यह था कि चंद प्राइवेट स्कूल जो मिशनरी स्कूल्स हैं, इस तरीके के स्कूल्स थे, उन पर इल्जाम था कि जनाब वो गैर जरूरी तौर पर किताबें देते हैं। लेकिन अब ये मामला जो है और वसी हो गया है, उन स्कूलों तक भी चला गया है जिनके बारे में यह माना जाता है कि शायद यहाँ पर इस तरीके का निजाम नहीं है। लेकिन गुज़श्ता दिनों जब सूरत हाल सामने आई, लिस्ट सामने आई, रिसेप्ट सामने आई, तो नींद भी टूटी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की, जिन्होंने सिर्फ 3 दिन का वक्त इन तमाम स्कूलों को दिया। एक तरफ से यह मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है आसिफ, जिसको लेकर हुकूमती इदारे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि एनसीईआरटी को छोड़कर सीबीएसई की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही है, और यह माना जरा कि यह शिफ्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर यह बेहतर शिफ्ट है, माहिरीन तालीम का मानना है। लेकिन वालिदैन लगातार परेशान है कि उनके बच्चों को जहां पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से एनसीईआरटी की तरबियत दी जा रही थी और अचानक से उन्हें सीबीएसई के लिए अब तैयार किया जा रहा है, शायद इसमें गैप होगा। यह सही फैसला नहीं है और तैयारी करने के लिए कुछ वक्त होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और इस बीच ये भी इतलात है कि वालिदैन लगातार स्कूल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो निज़ाम वो तब्दील कर रहे हैं, इस ज़िमन में स्कूल ने किसी भी तरीके से वालिदैन के साथ कोई भी मशावरत या मीटिंग नहीं की है। तो ये एक और मामला है जो पिछले 72 घंटों के दौरान सामने आ रहा है कि एनसीईआरटी को छोड़ सीबीएसई रजिस्ट्रेशन की ओर जाया जा रहा है, सीबीएसई को पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद उम्मीदें लगाई जा रही है कि डॉक्टर जी अनवार साहब इसकी ओर भी, जी नीतू साहब इसकी ओर भी तवज्जो देंगे और फीस फिक्सेशन कमेटी, वालिदैन और दीगर लोगों ने जो शिकायतें मुसलसल आ रही हैं, इन पर संजीदगी के साथ काम किया जाएगा। फिलहाल किताबें सरकारी तौर पर अभी भी नहीं मिली है। तमाम स्कूलों के अंदर जो हमारी बुक्स आनी थी, विंटर वेकेशंस का 1 महीना ऑलमोस्ट चला गया है, क्योंकि दिसंबर के बीच से ही छुट्टियां हुई थी और अब जनवरी के पहला हफ्ता भी खत्म हो गया, अभी तक किताबें नहीं आ रही है। लेटेस्ट होप 15 तारीख तक वो आ जाए, जिस तरीके से बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। इस बीच प्राइवेट पब्लिशर्स और प्राइवेट स्कूलों पर भी लगाम कसी गई है और 3 दिन का वक्त उन्हें दे दिया गया है कि तमाम किताबें आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालेंगे और अगर कहीं पर भी खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने कमर कस ली है उन अफसरान के खिलाफ जो फर्जी गन लाइसेंस के धंधे में थे। आपको याद होगा कि मरकजी हुकूमत ने एक अहम अफसर के खिलाफ कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास 3-4 महकमे हैं। एक बड़ा सवाल वो भी है, बहरहाल वो सवाल अपनी जगह, लेकिन इस खबर पर आपको आएंगे तो बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि साल 2024 तो इख्ताम पजीर हुआ, लेकिन 25 आते आते मुलाजमीन पर तलवार जो लटक रही थी उससे मामला हल हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और ज़रा बात करते हैं फर्जी गन लाइसेंसों की, उन फर्जी गन लाइसेंस की जो इजरा की गई जम्मू कश्मीर से, और पिछले कई सालों से लगातार इस पर मामला चल रहा है। ताहम जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर अपडेट मांगा है, यानी तफसीलात मांगी है कि उन अफसरों के खिलाफ जो IAS अफसर है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपडेट मांगा है कि क्या प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ हो पाया है या नहीं हो पाया है। डिटेल्स मांगी है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, और ये साफ किया है कि IAS और KS अफसर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे और जिनको लेकर ये साफ था कि उन्होंने अपनी जाती असर रसूख का इस्तेमाल करके या ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया, और इस तरीके से बंदूकों की लाइसेंस फराम की बैरून रियासत लोगों को, जो तमाम कायदे और जवाबित को बालाए ताक रख कर किए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। आपको याद होगा कि साल 2020-21 के दौरान CBI ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, जिस दौरान ये साफ हुआ था कि वजारत दाखिला और दीगर जो मज़कूर अफसरान थे उनके साथ ये तबादला किया गया था कि जनाब अब इस मामले में तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हमें इजाज़त चाहिए उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने की जो IAS काडर के हैं, क्योंकि यहाँ से दाखिला वजारत की लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जिसके बाद इत्तला ये भी आई कि एक अफसर के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई को मंजूरी दे दी गई, ताहम अभी भी वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। इंतहाई अहम, एक नहीं कई अहम हसास ओहदों पर वो शामिल है। ताहम इतलात और ख़बर ये है कि मज़ीद 4 से 5 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और इस ज़िमन में दाखिला वजारत के सामने फाइल चली गई है। ये बात तब सामने आई है जब अदालत के अंदर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अपडेट दे दी गई और ये कहा गया कि एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। ताहम मज़ीद 5 से 6 अफसर जो है उनके लिए दाखिला वजारत के साथ रब्ता कर लिया गया, क्लियरेंस आने के साथ ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये 5 ऐसे बड़े अफसर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया है, अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, और इंतहाई अहम और हसास ओहदों पर काम कर रहे हैं। ताहम इत्तला ये है कि हाई कोर्ट के फटकार के बाद शायद बहुत जल्द इस फर्जी गन लाइसेंस के मामले में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मौजू पर चलें, थोड़ी देर में एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बात एम्प्लॉयज़ की या मुलाजमीन की हो रही है, तो एक और ख़बर आपको बताएं, वो तमाम मुलाजमीन साल 2024 में जो अलग अलग मकामात पर फंसे, ट्रैप में फंसे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाइयाँ की, रिश्वतस्तानी के मामलात या बदलवानी के इल्ज़ामात इन मुलाजमीन पर लगे। अब बाज़ाब्ता तौर पर उन मुलाजमीन की एक फहरिस्त सामने आई है जिस पर इंतज़ामिया कार्रवाई के लिए तैयार हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अलग अलग पुलिस थानों में जनूबी कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर तक, जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर इन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ साल 2024 में केसेस रजिस्टर हुए, और हुकूमत से ये इजाज़त मांगी गई थी कि वो मंजूरी दे कि इन मुलाजमीन के खिलाफ जिन पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, एक तो रिश्वत मांगी गई या फिर सरकारी ओहदों का नाजायज़ या गलत फ़ायदा उठाया, या फिर जिन लोगों ने रिश्वत मांगी फिर रिश्वत कबूल भी की, ऐसे इल्ज़ामात के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करेगा और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। इन 18 मुलाजमीन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स शामिल है। ज़्यादातर हिस्सों से जो सरकारी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि पटवारी हैं, सेंट्रल कश्मीर से कांस्टेबल हैं, टेक्नीशियन एक इस लिस्ट में है, पटवारी एक जो कि सेंट्रल कश्मीर से आते हैं, साउथ कश्मीर से एक और पटवारी आते हैं, इसी तरीके से पुलवामा से एक और सरकारी मुलाजिम इसमें है जिन पर इल्ज़ामात थे, रियासी ज़िले का एक सरकारी मुलाजिम, इतलात के मुताबिक इस पर भी संगीन इल्ज़ामात हैं। इसी तरीके से कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर से एक सरकारी मुलाजिम है, एक जूनियर असिस्टेंट बहुत पहले रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात थे, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास केस था। सीनियर असिस्टेंट एक और, इसी तरीके से सेंट्रल कश्मीर में बडगाम और श्रीनगर से शिकायतें मौसूल हुई जिसके बाद कार्रवाई उनके खिलाफ हुई। श्रीनगर के अंदर श्रीनगर से एक और इसी तरीके से सरकारी मुलाजिम जिनके खिलाफ शिकायत हुई। इसी 18 की लिस्ट में डिफेंस लेबर प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर एक हैं जिनके खिलाफ मुकदमा इस वक्त चल रहा है। RDD महकमे के एक सीनियर अफसर हैं, इतलात के मुताबिक डोडा से इनके खिलाफ शिकायत मिली थी, वो कार्रवाई इस वक्त चल रही है। इसी तरीके से सोपोर नॉर्थ कश्मीर से एक और पटवारी, अनंतनाग से इंचार्ज AEE एक जो इस लिस्ट में है, श्रीनगर से एक और इतलात के मुताबिक PDD का एक सरकारी मुलाजिम, इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर एक जिन पर संगीन इल्ज़ामात लगे, एक और असिस्टेंट प्रोफेसर जिनके खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई, सेंट्रल कश्मीर से इनका ताल्लुक, श्रीनगर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इनका भी केस है, और एक CBI के पास केस है। इतलात के मुताबिक
रामगढ़ सांबा से इस अफसर का ताल्लुक है। तो बेशतर पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी ओहदों पर बैठकर पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया, या इन्हीं 18 लोगों पर ऐसे भी इल्ज़ामात थे कि केसेस को हल करने के लिए इन्होंने लोगों से रिश्वत मांगी और बाद में वो एक्सेप्ट भी की गई। तो उसी दौरान ट्रैप बिछाया गया और एसीबी ने कार्रवाई के लिए सरकार को एक खत लिखा था और सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जीएडी ने एक फहरिस्त जारी करके मंजूरी दे दी है कि एसीबी के पास शवाहिद मौजूद है, तो ठोस शवाहिद की बिना पर कानूनी कार्रवाई यहां से आगे शुरू करे। तो अब यहां से आगे ये 18 मुलाजमीन, इनमें से जो कसूरवार पाए गए हैं उनके खिलाफ सजाएं तय होंगी और श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, सांबा और जम्मू के अंदर 2024 में 18 मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन या अफसरान के खिलाफ बदनवानी के मुकदमा दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाइयां यहां से आगे होंगी। चलिए जनाब, ये तो थी बात कार्रवाई की जो हुकूमती इदारों की तरफ से की जा रही है और जिसका इंतज़ार भी है, वहाँ पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ज़रा बात अब उस अहम मुद्दे पर भी कर लें जो पिछले कई दिनों से हम लगातार बात जिस पर कर रहे हैं, आपके सवालात लगातार जिस पर आ रहे हैं, क्योंकि मामला डिप्रेशन का है और मामला एंजाइटी का है, मामला उन नौजवानों का है जो मुसलसल इस मर्ज के शिकार हो रहे हैं और उन्हें कहीं पर भी विंडो नहीं दिख रही है कि हम अब आगे करें क्या, और मायूसी उनके लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा है। उस मायूसी को कैसे ख़त्म किया जाए, ये मायूसी आपके आसपास भड़के ना, किसी भी तरीके से वहाँ पर हावी ना हो, इसके लिए हमने क्या करना, ज़रा इस मुद्दे पर भी बात करते हैं। और आज भी हमारे साथ मारूफ मौलिज हैं डॉक्टर यासिर अहमद रातर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, लगातार इमाज के साथ ये जुड़े हुए हैं और ये वो डॉक्टर साहब हैं जो 24/7 डॉक्टरों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उन्हें एक राह देते हैं कि आप इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन से बाहर कैसे आएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर यासिर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है जब हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं तो लोगों का जो फीडबैक है, लोग जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि हम उसमें टेक्निकली जवाब नहीं दे पाते, लेकिन चंद सवालों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नौजवानों की तरफ से अक्सर पिछले 2 दिन से ये सवाल पूछा गया, ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी का माहौल होता है, इससे बाहर आना हो, आज खुद कोई कोशिश करनी हो, तो क्या है बेहतरीन तरीका, किस तरीके से इसको बाहर खुद को लाया जा सकता है और ये आसपास भी हमारे ऊपर हावी ना हो, उसके लिए क्या बुनियादी तौर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो ये समझना है, एक्नॉलेज करना है कि डिप्रेशन अगर है, डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस, ये एक तकलीफ है। जैसे किसी और तकलीफ, जैसे किसी फिजिकल इलनेस को आप जिस तरीके से आप हैंडल करते हो, वैसे ही डिप्रेशन को भी, इस मेंटल इलनेस को भी आपको हैंडल करना है। पहले तो है कि एक्नॉलेज करना है, हाँ जी तकलीफ है मुझे। और तकलीफ के लिए कहाँ जाते हैं हम? जब भी आप इल होते, जब भी यू आर सिक, मतलब जब भी आप बीमार होते हो, आप रुजू करते हो प्रोफेशनल हेल्थ की तरफ, आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं। तो डिप्रेशन में भी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये डिप्रेशन आपकी जिंदगी, डिप्रेशन भी डिफरेंट टाइप्स के, पहले तो किस डिग्री की डिप्रेशन हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इनको, जिसको सीवियर डिप्रेशन जिसको लगे कि सीवियर डिप्रेशन या जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, कि उसकी रोजमर्रा जिंदगी पे असर कर रही है, ये जो डिप्रेशन है उसकी रोजमर्रा जिंदगी पे असर कर रहा है। ये जो सैडनेस है, ये जो मायूसी है, या जो उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लगता, कि जो उसकी जो रोजमर्रा जिंदगी पे असर कर रही है, तो उसको रुक करना चाहिए कि प्रोफेशनल हेल्प सीख करे। उसके बगैर कि कैसे सेल्फ हेल्प टिप्स कि कैसे अपने आप को डिप्रेशन से रोकें या प्रिवेंट करें। कुछ टिप्स हैं, जैसे हम आमतौर पेशेंट्स को कहते हैं कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मतलब ग्रेटफुल रहे, जो कि हर कोई मजहब कहता है। आप इस्लाम की बात करें या किसी मजहब की बात करें कि शुक्रगुजार रहें, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, बच्चे 2 हैं, 2 बच्चे, एक बच्चे के पास, दोनों बच्चों के पास प्लेट पे केक है, एक बच्चे के पास 1 पीस का केक है, दूसरे बच्चे के पास पूरा केक है लेकिन 1 पीस उसमें मिसिंग है। जो ये बच्चा जिसके पास 1 पीस का केक है वो खुश है, वो उसके पास केक है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो उस केक की तरफ, पूरे केक की तरफ देख रहा है, लेकिन उसमें जो वो मिसिंग केक है
उधर की तरफ ज्यादा फोकस है उसको, और उसकी वजह से वो मायूस है। सो मैं कहने का मतलब है कि हमें उस चीज पे, हमारा पॉइंट ऑफ अटेंशन जो अपनी जिंदगी पे उस चीज पे होना चाहिए जो हमारे पास है। तो ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए इंसान को, जो हर कोई मजहब सिखाता है। और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी देखा गया है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इस पे, कि जितना आप ग्रेटिट्यूड रखोगे, जितना आप शुक्रगुजार रहोगे जो आपके पास चीजें हैं, जो आपके पास है, जैसे अपनी सेहत, अपने तरफ ही अगर इंसान देखे, फिजिकली फिट है इंसान, तो वो आपके पास चलने के लिए पैर हैं, खाने के लिए मतलब हाथ है, या देखने के लिए आंखें हैं, अगर इन्हीं चीजों की तरफ आप देखें तो वो उससे भी इंसान बहुत ही सेटिस्फाइड और ग्रेटिट्यूड रहता है, ग्रेटफुल रहता है। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में देखा गया कि जो ग्रेटफुल रहते हैं, जो ग्रेटिट्यूड रखते हैं इंसान, वो बहुत उनकी मेंटल वेलबींग ठीक रहती है। दूसरा चीज है कि एक्सरसाइज। देखा गया है कि जो पर्टिकुलरली यूथ की अगर बात करें, जो यूथ इन्वॉल्व होते हैं एक्सरसाइज में, या जो जिम जाते हैं, या जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं एटलीस्ट 1 घंटा या 45 मिनट्स, उनमें देखा गया है कि उनमें कुछ एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, आपके जहन से या ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं या डोपामीन कहते हैं, जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको रिलैक्स करते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, हैबिट बनाए कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। उसके बगैर जो हम देखते हैं कि डिजिटल, जो हमारे पास जो डिजिटल वर्ल्ड है, मतलब जो हम आजकल मोबाइल का, स्मार्टफोन का जमाना है, इसकी वजह से हमारी जो स्लीप है, कि हम रात भर फोन पे स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्क्रीन यूज करते हैं, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होगी। एक एपिडेमिक हुआ है, इनफैक्ट एक इंसोम्निया का एपिडेमिक हुआ है इसी स्मार्टफोन की वजह से, कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। और ये जो स्लीप है, ये एसेंस है आपकी मेंटल वेलबींग के लिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी सोए, आप यू शुड अवॉइड स्क्रीन, आप अच्छी तरह क्वालिटी स्लीप सोए, या स्लीप हाइजीन मेंटेन, जिसको हम कहते हैं अच्छी स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। उसके बगैर एक नौजवान के लिए ठीक है डॉक्टर, ये वो चीज़ें हैं जो आपने कहा कि एसओएस ली जा सकती है, ये हम खुद अगर एहतियात करें तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है। एक वालदा का सवाल, जब आप बच्चों के बारे में पूछ रहे तो एक वालदा ने आज दूसरी बार ये सवाल पूछा है, कहा कि उनका एक बेटा है, 10 साल का बेटा है, लेकिन ज़िद्दी बड़ा है, और अगर कहीं पर भी उसका दूसरा भाई है, उसके मुकाबले में कहीं पर भी नंबरिंग में कोई कमी आए तो बड़ा हाइपर होता है, रोना शुरू कर देता है और हमेशा आगे रहने की दौड़ में। क्या इसे मेंटल इम्बैलेंस है, या क्या कुछ किया जाए? रहनुमाई फरमाएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। पेरेंटिंग में हम क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो हर कोई पेरेंट कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि कंपैरिजन करते हैं कि तुमने कितने मार्क, मतलब उसके इतने मार्क्स आए, वो बच्चा ऐसा है, वो देखो वो कितना सीधा, ये वो कितना पढ़ाई वाला पढ़ाकू है, या वो कितना डिसिप्लिन्ड है। तो हम पेरेंट्स जो हैं बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और उसकी वजह से सिबलिंग राइवलरी हो जाती है। तो वो पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। और हम बच्चों को आमतौर में यहाँ पे ये भी कहूँ कि हम बच्चों में वो कोपिंग स्किल्स इनकलकेट नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। देखिए, जब भी एक बच्चा आपके पास आता है रिजल्ट लेके, तो हमेशा पेरेंट उसको पूछता है कि कितने मार्क्स लाए, आज कितना अच्छा किया, कितने मार्क्स लाए। तो उसकी वजह, लेकिन हम ये नहीं पूछते, हम ये बच्चे में ये जहन में ये नहीं डालते कि कभी कभार मार्क्स कम भी आ सकते हैं। अगर तुम्हें मार्क्स कम आए तो तुम कैसे डील करोगे। तो वो कोपिंग स्किल्स है स्ट्रेस को डील करने के लिए, वो हम बच्चों में इनकलकेट करने की जरूरत है। और वो चीजें अर्ली चाइल्डहुड से होती हैं, बचपन से ये चीजें इनकलकेट करने की जरूरत है। ठीक है जी। एक फाइनल चीज़, ये जो इज़्तिराबी कैफियत है, ये एक ऐसी सूरत हाल बनती है जहां पर चिड़चिड़ापन, कुछ भी अच्छा ना लगना, एक नेगेटिव सी वाइब आना, क्या ये ज़्यादा देर तक रखना ज़रूरी है, या फिर अगर इस तरह की सिचुएशन बने, कभी महसूस हो ये जो इज़्तिराबी कैफियत और नाखुशगवार सा माहौल अपने आसपास लगे, अगर किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को ये समझ है, तो क्या फौरी तौर पर
काउंसलिंग की ज़रूरत है, डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है इसमें, या थोड़ी ताख़ीर हो जाए तो शायद परेशानियां बढ़ सकती हैं? देखिए, ये अगर इंसान को ये चीजें लगे कि मुझ में कुछ चेंज लग रही है, मेरा जहन परेशान रह रहा है, या जो आपने चीजें कही, तो इमीडिएटली इसमें हमें शर्म नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा है ना यहाँ पे, एक हम एम्बैरस हो जाते हैं, शेम अटैच है कि हम किसी, मतलब मैं किसी को बोलूँ कि मैं जहनी तौर ठीक नहीं हूँ, वो शेम वो क्यों आ रहा है? बेसिकली एक स्टिग्मा है हमारे पास कि हम एज ए सोसाइटी या एज ए पेरेंट, एज ए फैमिली, हम उसको लेक्चर करने बैठते हैं और उसको बोलते हैं जी छोड़ो, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, तुम में वो विल पावर नहीं है। तो उसकी वजह से ये बच्चा जो है आगे नहीं आता। तो मैं कहूँगा कि एक तो जब भी आपको ऐसी चीजें लगे कि आपको, यू शुड कम फॉरवर्ड, यू शुड टॉक टू योर, आप अपने पेरेंट्स से बात करें इसके बारे में, या अगर ऐसा नहीं तो आप हमारे पास यहाँ इमहान्स में नंबर, वो टेलीमांस की सर्विस है 14416 करके, तो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ उनकी एनोनिमिटी रहती है, प्राइवेसी रहती है, वहाँ पे बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से 24/7, जो उनके साथ काउंसलिंग करेंगे और वो खुद को बेहतर फील करेंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़, क्योंकि आपने भी ऑफिस जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है हमारे लिए, क्योंकि अब पूछा गया है, आज दूसरी बार भी ये सवाल आया है हमारे पास कि ओवरऑल जो ट्रेंड अभी सोसाइटी में है, जिस तरीके की सूरत हाल बनी है, क्या ये लाजमी है कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स का एक पीरियड स्कूलों के अंदर है, इसी तरीके का काउंसलिंग का भी एक पीरियड हो, ताकि बच्चों को काउंसिल किया जाए सही तरीके से, सही डायरेक्शन में? वक्त आ गया है कि एक रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं काउंसलिंग क्या कहूँ, मैं कहूँगा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे एक चैप्टर होना चाहिए। मेंटल हेल्थ करिकुलम, आपके करिकुलम में होना चाहिए कि मेंटल वेलबींग कैसे रखें। और वही जो मैं कह रहा था कि ये बचपन से ही सिखाया जाता है, और ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइफ स्किल्स, जो हम बार बार कहते हैं, लाइफ स्किल्स बचपन से ही बच्चों में इनकलकेट की जाए, जिसमें जो मैं अभी कह रहा था कि कोपिंग स्ट्रेटजीज, या यही इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, सैडनेस क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है, या डिसीजन मेकिंग, ये कुछ कोपिंग स्किल्स, ये कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो बचपन से इनकलकेट किए जाते हैं, और वो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें इनकलकेट करें करिकुलम में। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर आथर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस प्रोग्राम में माहिराना मशवरा देने के लिए, कीमती सवालात का जवाब देने के लिए। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, उस ताल्लुक से जवाब देने के लिए थोड़ी देर में आपके सवालात भी लेने, आपकी कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। लेकिन उससे पहले इमरान भी हमें ज्वाइन करेंगे, ज़रा माहौलियात के या दीगर कुछ जो मनसूबाबंदी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जम्मू कश्मीर के अंदर है, प्लानिंग और एक्शन प्लान साल बनते हैं, और हर साल एक ऐसा लाहेमल तरतीब दिया जाता है कि हयातियाती तनू को भी कम से कम तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और दूसरा साथ साथ ये जो बायोडाइवर्सिटी की हम बार बार बात करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की अभी भी ज़रूरत है। साल 2020 था, एक प्लान बना, लेकिन 2020 में माहिरीन की एक टीम या एक ग्रुप बनाने के बावजूद, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर बायोडाइवर्सिटी के ताल्लुक से या हयातियाती तनू या माहौलियात के ताल्लुक से एक स्ट्रेटजी बनी, या फिर एक एक्शन प्लान तरतीब दिया जा सके। 2020 से अब तक 2025 में जब हमने कदम रख लिया है, जनवरी 6 को आज हम ये बता रहे हैं कि तब से अब तक किसी भी कंक्लूजन पर, किसी पॉजिटिव रिजल्ट पर अभी तक ये टीम नहीं पहुंच सकी है। उसमें 2-3 वजूहात बताई जाती हैं। कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या हयातियाती तनू के मौसर निज़ाम के लिए कैसे हिकमत अमली तरतीब दी जाए। एक कमेटी जो 2020 में बनी यूनियन टेरिटरी के अंदर के एक्शन प्लान कैसे तैयार करना है, वो इसको जिम्मेदारी सौंपी गई। और इस पूरे अमल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को इसमें इन्वॉल्व किया गया, फ्लोरिकल्चर महकमे को इसमें इन्वॉल्व किया गया, माहिरीन की एक टीम जो फिशरीज महकमे से भी इसमें आई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायती राज, इन महकमों से भी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई, जो मेंबरान आए, एक पैनल बना बाज़ाब्ता तौर पर। तीसरी मीटिंग जम्मू कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल की मुनक्किद हुई 8 अप्रैल 2022 को, और उस वक्त कहा गया कि बहुत जल्द सरकार को फाइनल अप्रूवल के लिए एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया उस पर मोहर लगाएगी, और इस तरीके से मुस्तकबिल का बायोडाइवर्सिटी की जो स्ट्रेटजीज होंगी, एक्शन प्लान होगा, वो तरतीब दे दिया जाएगा। ये आज से 2.5 साल पहले
8 अप्रैल 2022 को इजलास के बाद कहा गया। लेकिन 2022 से 2030 के दरमियान बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो प्लान तरतीब देना था, 4 बरस बीत जाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट्स अभी तक मुशावरत के बावजूद सामने नहीं आए हैं। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि BSAP या ये जो बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान की जब मीटिंग हुई तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 8/4/2022 को इजलास के बाद कहा गया कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। डिपार्टमेंट से मशवरा करने के बाद, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने के बाद फाइनल अप्रूवल जो देना है वो सरकार ने देना है। 2020 से अब तक 5 वर्षों के बाद अब मुशावरत कितनी हुई ना तो वो पता है, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस पर मज़ीद ज़रा कुछ तफसीलात लेते हैं। इमरान नाइकू भी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बायोडायवर्सिटी प्लान या स्ट्रेटजीज बनने के हवाले से अप्रैल 2022 में इजलास हुआ, लेकिन क्या वजूहात कि 2025 में कदम रखा? प्लान क्या है, हिकमत अमली क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, 2030 तक का एक्शन प्लान क्या होगा, उसके ताल्लुक से कोई अभी तक मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई है हमारी नजर में। देखिए आसिफ साहब, पहली बात यह है कि हमें बायोडायवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना है। बायोडायवर्सिटी का सिंपल माने ये होता है कि जमीन पर मौजूद जिंदगी के तमाम इकसाम और उनका बैलेंस रहना। और इस सिलसिले में हम उमूमन, आपने भी सुना होगा, आम लोग भी ये सुनते होंगे कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि एनवायरमेंट जो इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, तो इस सिलसिले में हम इकदाम उठा रहे हैं। बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन उसे कहा जाता है। इसमें हमारा इकोसिस्टम आता है, इसमें हमारे नदी नाले, इसमें डिफरेंट जो स्पीशीज जमीन पर हैं, जितने भी जिनको हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर आती है। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर सरकार ने साल 2020 में, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान तरतीब दिया था, एक एक्शन प्लान का ऐलान किया था। और इस सिलसिले में एक आलमी शोहरत याफ्ता ऑर्गेनाइजेशन जिसे सेलेस्टियल अर्थ का नाम है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और मुख्तलिफ महकमों को इसके साथ जो है जोड़ा गया था, जैसे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये तकरीबन 8 अलग अलग डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये जो एक्शन प्लान है ये तरतीब दिया जाए। और साल 2020 में मुकम्मल तौर पर ये बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान जो है ये इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और साल 2022 में हुकूमत को ये सौंपा गया। लेकिन जब हुकूमत को ये ड्राफ्ट सौंपा गया तो हुकूमत ने साल 2000 इसकी अलग अलग इस दौरान मीटिंग्स भी हुई, लेकिन साल 2023 में हुकूमत ने कहा कि ये जो बायोडायवर्सिटी काउंसिल है जम्मू कश्मीर का, उसके पास तो फाइनेंसेस नहीं होते हैं। एक तो ये बताएं कि माहौलियाती, ये जो मालियाती जो इसमें तफसीलात है उन सवालात पर जवाब मांगा गया। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कुछ इसमें सवालात थे इस ड्राफ्ट में, बहुत सी कुछ ऐसे चीजें थी जिसमें GAD को ये अप्रूव करना था या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को ये अप्रूव करना था। उन्होंने वापस किया और कहा कि इन सवालात का जवाब दिया जाए। तो फिलहाल ये जो है होल्ड पे रखा गया है। साल 2020 से 2025 में अब हम चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो ये प्लान है बायोडायवर्सिटी का, ये तरतीब नहीं दिया गया है, ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी है ये कि प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सरकार है इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसको जल्द अज जल्द जो है अमली जामा पहनाया जाएगा, इस प्लान को जो है अप्रूव किया जाएगा। लेकिन जब हम जमीनी सतह पर देख रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमें हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो डिफरेंट स्पीशीज है वो खत्म हो रही है, हमारी जो आबी ज़खायर जो वसाइल है वो खत्म हो रहे हैं। और बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का बुनियादी मकसद यही होता है कि हम कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना और इन कुदरती वसाइल के जरिए एक मुनसिफाना इसका मुनसिफाना इस्तेमाल करना और इससे जो है मुख्तलिफ मालियात जो है वो हासिल करना। लेकिन तकरीबन 5-6 साल ये माने कि ये जो हसास मामला हुकूमत के ज़ेन नज़र था, इसे फिलहाल शेल्व किया गया। फुर्सत नहीं है पॉलिसी मेकर्स को कि इसकी तवज्जो लिस्टी और मबजूल कराया जाए, या अभी हम किसी और डिजास्टर का इंतजार करते हैं जिसके बाद आनन फानन में पॉलिसी को तरतीब दिया जाएगा? देखिए गौर साहब, बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई कि शायद हम किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या एक बड़े डिजास्टर का इंतजार कर रहे हैं
शायद खुदा ना करे ऐसा कि जो हमने 2014 में देखी थी। लेकिन अब सिर्फ शायद कश्मीरियों ने या जम्मू के लोगों ने ये समझा कि आम लोगों के पास डिजास्टर शायद फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, लेकिन जब बायोडाइवर्सिटी में इम्बैलेंस पैदा होती है, खुदा बचाए, तो जाहिर सी बात है ये हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, तो एक बहुत बड़ी डिजास्टर सिचुएशन बन जाती है। ऐसा ना हो, लेकिन उम्मीद है कि हुकूमत की आंखें खुल जाएंगी कि एक अहम संगीन और संजीदा मसला है, इस एक्शन प्लान को जो है तरतीब दिया जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी इस पे जो है, हालांकि इसका ड्राफ्ट मुकम्मल हुआ है 2022 में, जैसे मैंने कहा कि 20 में इसका ऐलान हुआ, एक कमेटी बनाई गई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसके साथ जो है पिछले 3 साल से ड्राफ्ट को जो वेट करना था, पॉलिसी का हिस्सा बनाना था, वो अभी तक भी नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो गया जी आपकी फोन कॉल्स का। आप कॉल करना शुरू करेंगे, जब तक आपकी फोन कॉल्स हमारे स्टूडियो तक आती है तब तक आपको बताते हैं कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी मुतहरिक है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस रास्ते पर भी नोटिस जारी कर दिया है जिस रास्ते पर लगातार जो है पेड़ काटे गए थे। और इतलात और खबरों के मुताबिक NGT ने समन किया है जी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, ये कहते हुए कि आपने एनवायरमेंटल वायलेशन की है। याद रखिएगा मामला है हंदवारा से बंगस तक की सड़क का, नॉर्थ कश्मीर कुपवारा के अंदर, जहां पर इतलात और खबर यह है कि हजारों सरसब्ज और शादाब दरख्तों को सिर्फ इसलिए काटा गया ताकि रास्ता बनाना है। और इसी मामले को जब NGT की नोटिस में लाया गया तो फिलहाल एक और समाअत 22 अप्रैल सन 2025 को कर दी गई है। याद रखिएगा इससे पहले जनवरी के महीने में भी एक समाअत हुई थी जिसमें यह फैसला हुआ कि अब 22 तारीख को दोबारा समाअत होगी। उससे पहले 2024 में 2-3 समाअतें हुई थी। फाइनली ये केस इतना इस्टेब्लिश हुआ कि जो हम ये तमाम चीज़ें डाइवर्ट भी कर सकते थे। ये जो सरसब्ज और शादाब पेड़ काटे गए हैं डेवलपमेंट के नाम पर, इसको बचाया भी जा सकता है, या अगर ये काटे गए तो क्या इतने हजार पेड़ दोबारा लगाए गए हैं, क्या वो एग्जिस्ट आज के दिन में है। ये तमाम मामला जो है वो NGT देख रहा है। लेकिन बड़ा मामला ये है कि इस केस की समाअत जारी रहेगी। 22 अप्रैल सन 2025 को दोबारा होगा समाअत। हंदवारा से बंगस तक जाने वाले रास्ते पर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा दरख्त काटने की खबर थी, जिसको लेकर मामला अदालत तक चला गया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर समाअत शुरू की है। आखिरी समाअत जो होगी वो 22 अप्रैल सन 2025 को अब मुकर्रर कर दी गई है। चलिए कुछ मिनट्स हमारे पास है कॉल्स लेनी और उसके बाद मौसम के हवाले से अपडेट चलते चलते। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो, चलिए नेक्स्ट कॉलर दे दीजिएगा, लाइन पे इंतजार कर रहे हैं। नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, श्रीनगर पेट्रोल से जी बताएं। गुलजार गुलजार साहब यहाँ मे प्रोग्राम पास ड्रग्स मुतलिक तथ मज करो पे पुलिस कम कर पुलिस, मगर हाईलाइट गई जो लड़के सौरी पे हाईलाइट गच्छित कोर पे तम फेसबुकस पे इंस्टाग्राम पे खिल, मगर तमो मज गो लड़के यल यह कित गो यल दपान कम से कम 2 वी सा लगे तमिस सजा। ये सह रंगे हाथ रोटुक गो यल बंद, यह क्या दलील अत क्या बन क्या बड़ा शुक्रिया इस कॉल करने में। चूँकि ये NDPC एक्ट जो है इसमें मज़ीद तरमीम लाने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत और वजारत दाखिला इस पूरे मामले पर देखेगी ताकि मुकम्मल तौर पर खाका जो है वो जब तैयार होता है और उसके बाद मुकम्मल तौर पर सज़ा मिले। आप फाइनली सालों साल भी बंद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इबरतनाक सज़ा भी बनानी पड़ेगी ताकि ये सोचते हुए भी रूह जो है वो काम जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा काम जो है वो पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर इस्ताद साहब, परसों आप बात चला रहे थे कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में एक ही पैट स्कैन है और इतना लोड होके भी यहाँ पे कहीं और पैट स्कैन नहीं लग रहा है जी। तो इस बारे में मेरी एक ये है आपसे कि आप अभी तक देखिए कितने पॉलिटिशियन, कितने हमारे मिनिस्टर्स, कितने हमारे MLA यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं। आप देखिए डाटा निकालिए आप, अब वो तो मामूली फैटी लेवल के लिए दिल्ली चले जाते हैं,
उनको क्या फिक्र रहेगी कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो और यहाँ पे बिल्डिंग्स और यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में और मजीद इम्प्रूवमेंट हो। अब डाटा निकाल के देखिए, वो सिर दर्द के मामूली अगर कांटा चुभेगा वो दिल्ली पहुंच जाते हैं एम्स में, तो उनको क्या फिक्र रहेगी? उनसे ये बात पूछिए क्या भाई यहाँ के हेल्थ सेक्टर में क्या आप लोगों को क्या प्रोग्राम है। चलिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज्वाइन शुक्रिया करने के आपकी लिए। कॉल का। आपकी नेक्स्ट बात कॉल। सही है, एतमाद जब बहाल करना हो ना तो इन इदारों के साथ आपने आना है, वहां बैठना है, खुद इलाज करवाना है, वीआईपी प्रोटोकॉल से हट के भी कुछ चीजें देखनी है, तब जाके असल हकीकत जो है वो सामने आती है। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो गौर साहब, कल हमने गुलिस्तान पे एक सवाल उठाया था कि एजुकेशन माफिया को कौन खत्म करेगा जम्मू कश्मीर में। डोडा की पहाड़ियों से आवाज आई कि एमएलए जो महराज मलिक साहब है उन्होंने कहा मैं उठाऊंगा असेंबली में बात, मैं करूंगा खत्म जी। इस पे मीडिया का रोल, पॉलिटिशियंस का रोल, बाकी एमएलएज का जितने भी कश्मीर में, हम नहीं कहते एक ही ईमानदार हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एमएलए जो आप देखिए उनकी कारकर्दगी, कल सवेरे निकले हैं, शाम को घर पहुंचे हैं, रात को 11 बजे जो मैंने उनको टैग किया था उसका जवाब देते हैं। ये बड़ी चीज है जी कि एमएलए जवाब दें, जवाबदेही हो उनके आवाम के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 कॉल ले लेते हैं जी, उसके बाद जरा वेदर अपडेट आपके सामने रखना है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब फयाज रैना, फयाज मास्टर फयाज रैना जी। मास्टर जी जनाब तो डॉक्टर साहब वो तो बड़ा शुक्र गुजार वन बड़ डिप्रेशन मुद्दे कत तो जनाब बड़ ऑलरेडी वो सिलेबस मुताबिक तो सिलेबस तो ऑलरेडी बहुत पेश ऑलरेडी 11th 12th मेंटल हेल्थ एंड हाइजीनिक प्रिंसिपल एडोलसेंट पीरियड ऑलरेडी सिलेबस, मगर असली पेरेंट अमुक जिम्मेदार सह अल्लाह ताला दितमुत अमिस बच्चन हूँ कत करान, अमिस एवरेज बिलो एवरेज तो एबो एवरेज बच्चे, पेरेंट करान पन्निस बिलो एवरेज बच्चस 20 एबो एवरेज कंपीटिशन, नतीज नेरान कि पेरेंट अमुक गोडनुक जिम्मेदार युस कंपेरिजन करान पन्निस बच्चस, गलत कंपेरिजन बिल्कुल, तो यह गोडनिक घर पे गसान यह डिप्रेशन शिकार गसान। चलो सड़ा शुक्रिया माजी कॉल करने बापत। लास्ट कॉल ले लेते हैं जी प्रोग्राम का। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गौर साहब अर्ज JKI करान काम JKI J&K इंडस्ट्री तमो डेपुटेशनस पे पे मई तो जून तनख्वाह तथ सो न्यू तमो न्यू पानस मई तो न्यूक, जून तो न्यूक, जुलाई तो न्यूक, सह तनख्वाह दिवान कहीं मई तो जून। तुम डेपुटेशनस पे वन ती इंडस्ट्री महकमस मज डेपुटेशनस पे पेरेंट डिपार्टमेंट क्या JKI जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री पेरेंट डिपार्टमेंट क्या कत पे तुम सूजमित JKI पे JKI पे कोत सूजो खादी विलेज बोर्ड बोर्डस मज आजराय इंसानियत मे तमिक दोन रेतन बैंकस मत कस्त मे 40,000 रुपये कस्त मे इंटरेस्ट खसान तो मई तो जून पे वह वनो तिमन दपो क्या अगर वह तिमन पानस नुन दपो ना इन प्रॉब्लम इन पानस नुन मगर पान तिमो नुमुत मई तो न्यूक, जून तो न्यूक, जुलाई तो न्यूक थोक अतन दिवानी वन कल पगह परमानेंट मुलाजिम तत अहन मे रिटायर मे 2 वरी बहुत यूत सीनियर मे 2 वरी रिटायर गसन। शुक्रिया कॉल करने बाद, और मुझे उम्मीद है कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड भी इसकी ओर ज़रा तवज्जो दे, जो मोहतरमा वहाँ चेयरपर्सन है डॉक्टर साहिबा वो भी ज़रा देख लें, और दसबस्ता तो डायरेक्टर इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब ये जो हमारे सीनियर लोग होते हैं इनकी ओर ज़रा ख़ास तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। फटाफट से ज़रा वेदर अपडेट आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि रात किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर चुकी है। और सबसे पहले श्रीनगर, जहाँ पर दर्जा हरारत -0.5 डिग्री, काजीगुंड के अंदर 0.0 डिग्री, कुपवारा के अंदर 0.4 डिग्री, पहलगाम
-1.4 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग के अंदर -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके बाद बांडीपोरा चलते हैं तो -0.2, कोकरनाग में भी सूरत हाल -0.4, पुलवामा बेहतरी आई है जी 0.2, बहुत ठंडा इलाका रहता था, बडगाम के अंदर 0.1, यानी कुल मिलाकर शोपियां में ही सबसे ज्यादा सर्दी आपको दिखेगी जहां पर -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद जम्मू आते हैं तो रात का दर्जा हरारत बेहतर हो रहा है, 9.3 डिग्री सेल्सियस, आज दिन में धूप होगी। बानिहाल 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है रात को, भद्रवाह के अंदर 3.6 डिग्री, कटरा के अंदर 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और किश्तवाड़ के अंदर 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है रात का दर्जा हरारत। सांबा चलते हैं जहां पर रात का दर्जा हरारत 7.6, पुंछ के अंदर 6.1, आज बादल और बारिशों का इम्कान है। ताहम लद्दाख आते आते करगिल के अंदर -14 डिग्री सेल्सियस, करगिल -13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लेह के अंदर, और द्रास भी सरतरी इलाका जहां पर दर्जा हरारत -14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ये थी जनाब सूरत हाल मौसम के मिजाज की, और इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान को आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल सुबह 8:35 पर दोबारा प्रोग्राम सलाम जेके में हाजिर रहेंगे। खबरों का न थमने वाला सिलसिला गुलिस्तान न्यूज पर जारी है। छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार खबरनामा हिंदी में।